हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से बायो एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे बात की थी कक्षा 11 के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसकी बात की थी टिश्यू की। तो टिश्यू का मैंने बताया था कि ये एक प्रकार की सिमिलर कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिमिलर कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में एक मैट्रिक्स भरा होता है जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सबस्टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है उसके बीच में मतलब भरा हुआ होता है। और जो क्या कहते हैं सिमिलर कोशिकाएं होती हैं जब साथ मिलकर कोई फंक्शन करती हैं या जब कोई कार्य करती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं या टाइप ऑफ टिश्यू की बात की थी। तो हमने बात किया था कि जो आपके टिश्यू होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा था आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैंने बात की थी टाइप की, फिर उसके बाद मैंने बात की थी क्या कहते हैं ओरिजिन की, उसके बाद मैंने इसके फंक्शन की बात की थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो मैंने बताया था कि जो ओरिजिन होता है वह कैसे बनता है या ओरिजिन जो लेयर होती है वो कैसे बनती है। तो मैंने बताया था कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जो स्पर्म और ओवा होता है जब आपस में मिलते हैं तो जब फ्यूज करते हैं तो उस फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वह जब आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट एक स्टेज में आता है जिसे मोरुला बोलते हैं। ठीक है, मोरुला जो होता है वह एक ऐसी स्टेज बनाती है जिसे आगे चलकर एक स्टेज बनाती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे सेल मास होता है जिसे आप स्टेम सेल्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसके ऊपर एक खाली जगह होती है जिसे आप ब्लास्टोसील कैविटी या गुफा बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेम सेल्स होती हैं सेल मास के रूप में, ठीक है, ये आगे डिवाइड करके ये 3 प्रकार की लेयर बनाती है। हमने बताया था कि सबसे ऊपर वाली को एक्टोडर्मल, बीच वाली को मेसोडर्मल और सबसे नीचे वाली को एंडोडर्मल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो क्या कहते हैं लेयर्स होती हैं या परतें होती हैं, इन्हीं लेयरों से जो क्या कहते हैं पूरे एक शरीर के अंगों का विकास होता है या पूरे शरीर के अंग विकसित होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी ओरिजिन की। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके तीनों प्रकार की ओरिजिन क्या कहते हैं दिखाते हैं। जैसे मैंने बात की थी जो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके तीनों प्रकार की ओरिजिन द्वारा या ओरिजिन की परतों द्वारा बनते हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल से। फिर मैं इसके क्या कहते हैं फंक्शन की बात की थी। तो ये इसके फंक्शन जो थे मैंने बताया था कि जो फंक्शन करते हैं वो डिफ्यूजन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड नंबर टिश्यू की बात करते हैं जो था कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बताया था जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे हमें मतलब दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, कार्टिलेज या आप बोल सकते हैं बोन। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्मल होती है इसकी ओरिजिन। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वह सपोर्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं कि जो आपका थर्ड नंबर का टिश्यू था वो आपका था मस्कुलर टिश्यू। इसकी भी ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्मल थी। इसका जो क्या कहते हैं फंक्शन था वो कौन सा था, लोकोमोशन और मूवमेंट था। आपका चौथा टाइप का जो चौथी प्रकार का जो आपका टिश्यू था वो नर्वस टिश्यू था। ठीक है, नर्वस टिश्यू था और इसकी जो ओरिजिन थी वो एक्टोडर्मल थी, एंडो नहीं बच्चों। क्या कहते हैं इसकी जो ओरिजिन होती है सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी नर्वस टिश्यू की। और इसका जो फंक्शन होता है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या कहते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। तो नहीं, हम बात कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये डायरेक्टली क्या कहते हैं या तो मतलब फ्री सरफेस होती हैं इनकी क्या कहते हैं, या तो ये डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं या तो वो क्या कहते हैं बाह्य या आउटर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि इनकी जो पोजीशन होती है तो ये हमारे शरीर में 3 इसकी पोजीशन होती है मेनली। मैंने बताया था कि जो हमारे शरीर के जो आर्गन होते हैं उसकी जो बाह्य परत होती है, बाह्य लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं इनकी जो इंटरनल लाइनिंग अर्थात आंतरिक जो भित्ति होती है या जो परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है,
एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जो थर्ड नंबर इसकी जो पोजीशन थी उसके बारे में हमने बात की थी कि जो आपका क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू था वह हमारी लगभग जो फॉर्म क्या कहते हैं ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे शरीर के, उन ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले फीचर की बात की थी, तो फीचर में हमने बात की थी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस टिश्यू में होता है वह इनमें नेग्लिजिबल होता है या स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो इनकी जो वेस्कुलरिटी थी, वेस्कुलरिटी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनमें प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट हैं, तो ठीक है। तो इनमें जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं अर्थात एब्सेंट होती हैं, इसलिए ये एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। और तीसरी फीचर्स की मैंने बात की थी कि जो इसका फीचर होता है वो क्या कहते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एक नॉन सेलुलर, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। रेस्ट करना का मतलब होता है वो स्थित होते हैं, ठीक है। मैंने कल एक चित्र के द्वारा बताया भी था कि जो क्या कहते हैं नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं अर्थात कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो वैस्कुलर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा बाय डिफ्यूजन के द्वारा जो न्यूट्रिशन होता है वह क्या कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, एपिथेलियल टिश्यू द्वारा पहुंचता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया था कि ये एवेस्कुलर होते हैं बट इनमें जो नर्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो आपकी नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं इसमें प्रोटीन्स होती हैं और फाइबर होते हैं, ठीक, लेकिन ये नॉन सेलुलर होती है। उसके बाद हमने बात की थी, उसके आगे हम बात करते हैं क्या कहते हैं कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को, इसमें हम क्या कहते हैं लास्ट में हमने यहाँ पे क्लास छोड़ी थी तो हम इसके आगे आज क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो टाइप ऑफ जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक आपके होते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, तो जो आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनमें सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इनमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि सिंगल लेयर होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर, ठीक है। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि सिंपल जो होती हैं वो सिंगल लेयर होती है, जो कंपाउंड होते हैं कंपाउंड का मतलब होता है एक जटिल, ठीक है, जटिल होता है। तो आप समझ सकते हैं जो कंपाउंड होता है जटिल होता है उसमें कई सारी, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं सॉरी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो आपकी सिंगल क्या कहते हैं सिंगल लेयर होती हैं, यह सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं इसका जो फंक्शन होता है ये फंक्शन कौन सा करते हैं, जो इसका फंक्शन होता है ये फंक्शन क्या करते हैं डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, और कौन सा बच्चे इसमें डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, ईटीसी, ठीक है। यदि मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आपके स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्किन होती है इसमें मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं और इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है अगेंस्ट
केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये जो आपके केमिकली या जो क्या कहते हैं मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, उनमें आपकी कौन रक्षा करती है? ये जो आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, तो ये किसमें कार्य करते हैं? डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में, सीक्रेशन में। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं रोक करके। आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बस दोहरा रहा हूँ। जो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यदि एपिथेलियल टिश्यू की प्रकार की बात करें, ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके सिंगल लेयर होते हैं। इनका जो कार्य होता है वो क्या करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो डिफ्यूजन करते हैं, ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो डिफ्यूजन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, जहां मैंने पहले आपको क्या कहते हैं डिफिनीशन बताई थी। ठीक है, तो ये जो आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आपके डिफ्यूजन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन कौन करता है? मल्टी लेयर वाले। कौन से? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के। ठीक है, बिगाड़ रहा हूं। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू का वर्गीकरण का बात करते हैं। ठीक है, ये बांटे कितने भागों में गए हैं? तो इसके फर्स्ट भाग की बात करते हैं, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा नंबर आपका कौन सा है? सिंपल कॉलमनार। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आपका जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जिन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल में माइक्रोविलाई होते हैं या आप सीलिया बोल सकते हैं। ठीक है, सीलिया होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो चौथा हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार कौन से? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनमें आपको सिलिएटेड यानी जिन क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जिन कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में सीलिया दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये दिखते कैसे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? फ्लैटेड होते हैं यानी फ्लैट होते हैं और टाई लाइक होते हैं। इरेगुलर मार्जिन होती है इनकी। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल क्यूब आकार के होते हैं।
ठीक है। आप क्यूब से याद कर सकते हैं, क्यूब क्यूब कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक। तो ये जो क्यूब के स्ट्रक्चर का होता है उसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल, ठीक। सिंपल कॉलमनर, ठीक है, कॉलम जो कॉलम शेप होते हैं, ठीक है। आप ऐसा बना दीजिए, ऐसा 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 ऐसा, ये बना दीजिए, ये ठीक है। आप और बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होगा, सिंपल कॉलम ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में चित्र गिवन है, और बच्चों में एनसीईआरटी दिखा तो नहीं सकता फिलहाल, ठीक है। सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। अब इनमें आपको सीरिया लगा देना है, तो ये सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर बन जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे, इनमें आप सीरिया लगा देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। मैंने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हमने सबसे पहले टाइप की बात की थी, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है, चार भागों में बटे हैं, सिंपल स्क्वायरस में, सिंपल क्यूबॉइडल में, सिंपल कॉलमनर में, और जिन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में सीरिया होते हैं उन्हें सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि ये जो सिंपल स्क्वायरस होते हैं वो फ्लैटेड होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, जैसे आप टाइल्स लेते हैं जो आपके फर्श में, फ्लोर में लगाए जाते हैं, ठीक है, टाइल लाइक होते हैं। इनकी इरेगुलर जो मतलब इरेगुलर जो होती है वो क्या होती है, मार्जिन होती है। इनकी जो मार्जिन अर्थात किनारा जो होता है वो इरेगुलर, मतलब क्या कहते हैं, मतलब फ्लैट नहीं होता, बराबर नहीं होता, ठीक है। ऐसे मतलब ऊपर नीचे होता है, आप देख सकते हैं। और आप दूसरा देख सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसे क्या बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। इस प्रकार की जो टिश्यू होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल कॉलम, ठीक है। और कॉलम देख सकते हैं, जो आपके कॉलम होते हैं सीधे सीधे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि जिन कॉलमनर में, ठीक है, सीरिया होते हैं उन्हें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं। बच्चों रोक के देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, इसे भी बिगाड़ देते, ठीक है। सबसे पहले जो आपका होता है, मैंने बताया था, जो आपका क्लासिफिकेशन पढ़े उनमें आप अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर की सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वायमस जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक, ये कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं। यदि मैं इनके पॉइंट की बात करूं तो इनका जो पॉइंट होता है, इसके पॉइंट की बात करूं तो ये फ्लैटेड होते हैं, फ्लैटेड एंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर, जो शॉर्ट फॉर्म है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनका जो क्या कहते हैं शेप होता है, मैंने बताया था, फ्लैटेड होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, ठीक है। एंड टाइल लाइक, जो आपके टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो फ्लैटेड होते हैं और टाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। यदि मैं इनके सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ये जो इनका फंक्शन होता है, तो इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ठीक है।
ये जो क्या कहते हैं, इसका जो सेकंड पॉइंट होता है वो मतलब फंक्शन जो होते हैं इसके सिंपल स्क्वायर्स के जो इनका स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैटेड एंड टाइल लाइक होती है, ठीक। और जो इसका फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करते हैं, ठीक। जैसे आपको क्या कहते हैं इसमें देख सकते हैं बोमेंस कैप्सूल में या डिसेंडिंग पार्ट ऑफ आप हेनले जो लूप होती है आप देखते होंगे सिक्रेशन में, ठीक है। और जो आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद यदि क्या कहते हैं बात करें आल्शोकार्ल जो सिंपल स्क्वायर्स होते हैं इनको एक पॉइंट और लिख सकते हैं आल्शोकार्ल, लेकिन इन्हें और भी कुछ कहते हैं आल्शोकार्ल, इन्हें दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। दिए जाते हैं या दिए गए हैं जैसा आप समझें, ठीक है। तो इन्हें पेवमेंट भी बोल सकते हैं, पेवमेंट, ठीक है। पेवमेंट का मतलब होता है इनका जो संरचना होता है वो टाइल लाइक संरचना होती है, ठीक है। तो जिन टिश्युओं की या जिन ऊतकों की जो संरचना होती है वो टाइल लाइक होती है उन्हें क्या बोलते हैं पेवमेंट, ठीक है। और एक वर्ड और कहा गया है इनमें, एक शब्द और प्रयोग किया गया है टेसिलेटेड, सॉरी टेसिलेटेड। अब टेसिलेटेड का मतलब क्या होता है, टेसिलेटेड का मतलब होता है पेवमेंट, ठीक है। यानी ऐसे टिश्यू जो टाइल लाइक होते हैं लेकिन जिनकी जो मार्जिन होती है या बाउंड्री होती है वह इरेगुलर होती है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं टेसिलेटेड, ठीक। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पेवमेंट, पेवमेंट विथ इरेगुलर मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब किनारा होता है, ठीक है। यानी जिनका किनारा जो होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। इरेगुलर का मतलब होता है एक समान नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं इरेगुलर मार्जिन। पेवमेंट का मतलब मैंने बताया था जिनकी संरचना फ्लैटेड और टाइल लाइक होती है, ठीक है। तो ये जो पेवमेंट मतलब इसे सिंपल स्क्वैमस टिश्यू को पेवमेंट भी कहा जाता है और टेसिलेटेड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा जो टेसिलेटेड होते हैं वह सभी सिंपल स्क्वैमस टिश्यू को टेसिलेटेड नहीं बोल सकते, ठीक है। यदि आप यह भी कह सकते हैं कि जो सिंपल ऑल सिंपल स्क्वैमस टिश्यू आर पेवमेंट, ठीक है। लेकिन ऑल पेवमेंट या सिंपल स्क्वैमस टिश्यू डज नॉट क्या टेसिलेटेड, ठीक है। हम सभी मतलब क्या कहते हैं सभी सिंपल स्क्वैमस टिश्यूओं को टेसिलेटेड नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके हमारे शरीर में सिर्फ दो ही उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं इसके सिर्फ टेसिलेटेड जो क्या कहते हैं उदाहरण हैं आप इसके देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसमें फर्स्ट नंबर जो आता है वो आता है मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी। और इसका सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल सेकंड कौन सा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। बीवी का मतलब होता है बी और वी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो टेसिलेटेड जो आपके सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होते हैं जिनको हम टेसिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। टेसिलेटेड का मतलब होता है जिनमें इरेगुलर मार्जिन होती है, ठीक है। तो ये आपके पहले तो मीजोथीलियम ऑफ बॉडी कैविटी में, ठीक है। जैसे आपकी कैविटी होती है प्लूरल कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है या आपकी जो विसरल कैविटी होती है, ठीक है। इन जो क्या कहते हैं इन जो कैविटी होती है तीन प्रकार की, ठीक है। इन कैविटी की जो मीजोथीलियम होती है वो किससे मिलकर बनी होती है टेसिलेटेड होती है, ठीक है। और जो आपके एंडोथीलियम यानी ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम मतलब आंतरिक भित्ति जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मतलब कौन से क्या कह सकते हैं उसकी कोशिकाओं को या टिश्यूओं को हम टेसिलेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो और हमारे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पेवमेंट बोल सकते हैं या सिंपल स्क्वैमस टिश्यू बोल सकते हैं। बच्चों आप लिख सकते हैं क्योंकि मुझे इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा, आप लिख लीजिए रोक करके।
लिख लिए होंगे आप। ठीक है, अब आप सिंपल स्क्वायर्स के क्या लिखिए, अभी वो एग्जांपल किसके थे, टेसिलेटेड के। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल स्क्वायर्स के। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं सेक्रेटरी सिस्टम। सेक्रेटरी सिस्टम में कहां पाए जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में, और कहां पाए जाते हैं, डिसेंडिंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये जो आपका सेक्रेटरी सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहले जो आपके सिंपल स्क्वायर्स टिश्यू पाए जाते हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले होती है यहाँ पे आपके डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए थोड़ा सा, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। बच्चों सिस्टम वाइज देख रहे हैं कि सेक्रेटरी सिस्टम में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी, परिवहन तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी ठीक बच्चों लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह की कमी है, कुछ मैं इसी भी कर रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट में। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं आपके एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ये जो आपके सिंपल स्टमस होते हैं वो आपके एंडोथीलियम ऑफ कहीं बाहर हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं टेसिलेटेड भी पाए जाते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल में, और ये जो आपके पेवमेंट वाले जो होते हैं ये भी आपके एंडोथीलियम ऑफ कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके इंटरनल यानी जो हार्ट की अंदर की जो भित्ति होती है उसके अंदर भी कौन से पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वायर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं इसे पिक्चर पूरा ही बिगाड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक और एग्जाम्पल इसका, एक सिस्टम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब आप तीसरा नंबर लिख सकते हैं, तीसरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी श्वसन। ठीक है, सिस्टम इसमें कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी जोन में। रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, जो आपका रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र होता है उसमें जो आपका रेस्पिरेटरी जोन होता है, रेस्पिरेटरी का मतलब जो श्वसन वाला। ठीक है, जो आपकी लेयर होती है या परतें होती हैं उसमें क्या पाए जाती हैं कि आपके सिंपल स्क्वायर्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके दो जोन होते हैं, एक रेस्पिरेटरी जोन होता है, एक डिफ्यूजन जोन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वायु, जैसे मान लीजिए नाक से और जो आपकी श्वसनियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ तक के भाग को हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे गैस का मेनली एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन, या जहाँ पे डिफ्यूजन होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सिंपल स्क्वायर्स के तीन आपके सिस्टम के उदाहरण थे। ठीक है, उसमें दो थे, इसमें भी दो हैं और इसमें एक है। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं रेस्पिरेटरी, सेक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आप सिस्टम वाइज याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी।
ठीक बच्चों, हो गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर का कौन सा था? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, ठीक है, जिसमें हमने बताया था क्यूब के आकार का क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं या टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो आपके होते हैं, ये आपके भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल क्यूबॉइडल, ठीक है, और एक होते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं नॉर्मली। ये आपका फर्स्ट टाइप, ये आपका सेकंड टाइप। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं जो आपका सिंपल क्यूबॉइडल होता है, ये भी आपका दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? एक होता है नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा होता है आपका ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल क्यूबॉइडल टिश्यू की। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, माइक्रोविलाई, ठीक है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, माइनस और एंटी का मतलब होता है एब्सेंट होना। ठीक है, एब्सेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। और यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं, जो यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्यूबॉइडल में जो होते हैं वो माइक्रोविलाई एब्सेंट होते हैं, और जो ब्रश बॉर्डर क्या कहते हैं, जो होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल जो होते हैं, उनमें क्या होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये बच्चों आपकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैसी होती थी? नॉन सेल्यूलर। इसके ऊपर कौन रेस्ट करता था? एपिथेलियल टिश्यू। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये ऊपर वाले हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जस्ट नीचे वाली हो गई आपकी मेम्ब्रेन। कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कैसी थी? नॉन सेल्यूलर। ठीक है, इसका चित्र भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें माइक्रोविलाई जो है एब्सेंट है। ठीक है, इसमें माइक्रोविलाई हमने नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोविलाई होते हैं इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। बच्चों उतार लीजिए आप। ठीक बच्चों, बिगड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल लिखने के। ठीक बच्चों, अब नॉर्मल क्यूबॉइडल सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इसका एक ही है एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो आपके ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, वह ब्रश बॉर्डर कहाँ पाए जाते हैं? PCT। ठीक है, अब ये PCT क्या है? PCT इन नेफ्रॉन, PCT ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, आप जब सिक्रेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं या पढ़े होंगे, यदि आप पहले से कुछ जानकारी प्राप्त करते होंगे या लिए होंगी आपके पास, तो आप पढ़े होंगे जो PCT होती है, DCT होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिव डक्ट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है PCT ऑफ नेफ्रॉन की। जो आपकी PCT होती है उसका जो अंदर होता है वो कैसी होती है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे आप देखते होंगे, मैं बता ही रहा हूँ।
ठीक है। ये आपका हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट पीसीटी होता है, पीसीटी, ठीक है। आप पीसीटी बोल सकते हैं। इसी के नीचे जस्ट आप जो होती है हेले लूप होती है, डिसेंडिंग असेंडिंग, और इसके जस्ट ऊपर डिस्टल डीसीटी होती है, और डीसीटी किसमें मिल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जब हम सेक्रेटरी क्या कहते हैं इसके जस्ट इस चैप्टर के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे सेक्रेटरी सिस्टम में, ठीक है, जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वह पहला कौन सा है, DCT, ठीक है, और कौन सा CD, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और कौन है, यदि मैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट सिस्टम की बात करूं तो जो DCT होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है, और मैं बात कर सकता हूं इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, जैसे मैं बताऊं लूप ऑफ हेनले आप जानते हैं यू शेप होती है, इसे ये नीचे जा रही है इसलिए इसे डिसेंडिंग बोलते हैं, और ये ऊपर जा रही है इसलिए इसे असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इधर की आपकी होती है डिसेंडिंग, इधर की आपकी होती है असेंडिंग, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर पीसीटी होती है, इसके जस्ट ऊपर डीसीटी होती है, और डीसीटी आगे चल के सीडी अर्थात कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ गोनैड्स, जर्मिनल एपिथेलिया ऑफ गोनैड्स। अब गोनैड्स क्या है बच्चों, हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस प्लस एंड ओवरी, इन्हें क्या बच्चों बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल जो होती है, एपिथेलियल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ठीक। आप लोग उतार लीजिए। अभी इसका एक एग्जाम्पल और है, ठीक बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं ट्यूब्यूलर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। जो आपकी ग्रंथियां होती हैं उनका जो ट्यूबुलर डक्ट होती है, ट्यूबुलर डक्ट का मतलब होता है जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनकी जो भीतरी भित्ति होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है, वो किससे बनी होती है, नॉर्मल क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। आप उतार लीजिए, आपका यहाँ से सिंपल क्यूबॉइडल खत्म, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं एक नोट की, नोट या आप स्टार पॉइंट कर सकते हैं। बच्चों हम बात करते हैं नोट, ठीक है। नोट में आपको लिखना है सीलिया एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट ओनली किनमें, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलोनी, ठीक है। ये जो आपके सीलिया और माइक्रोविलाई होते हैं यह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ना तो आपके स्क्वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है,
स्क्वायमस में मतलब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो सीलिया और माइक्रोविलाई होते हैं ये आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, यानी दो प्रकार के टिश्यू में पाए जाते हैं। कौन? सीलिया एंड माइक्रोविलाई। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आपने बता लिया होगा, नोट था जो सीलिया एंड, मैंने बताया जो सीलिया एंड माइक्रोविलाई होते हैं यह क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? सिंपल स्क्वामस की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सिंपल क्यूबॉइडल की। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसका जो कार्य है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, इसका जो फंक्शन है यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का जो कार्य होता है वो कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, ये वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, यदि मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, सेकेंड पॉइंट होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है? ओवल शेप होता है, ओवल शेप न्यूक्लियस फॉर्म। ठीक है, ओवल शेप यानी जैसा आप ओवल मतलब जो आपका आपने देखा होगा अंडा एग जो होता है जिस शेप का होता है वैसा आपका ओवल शेप, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं, जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द बेस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वह बेस के अर्थात आधार के नीचे पास में स्थित होता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट्स हैं आपके 3। इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें? टाइप में। एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हैं, जो आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स वो इसी एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, ये जो आपकी गॉबलेट सेल्स होती हैं ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में ही उपस्थित होती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे आप। अब इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका टाइप लिखेंगे कौन सा? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कॉलमनर। ठीक है, उसके बाद ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद बात करेंगे काइनोसिलिएटेड। ठीक है,
एक प्रकार उसका और होता है स्टीरियो सीलिएटेड, स्टीरियो सीलिएटेड, ठीक है। जो आपके नॉर्मल होते हैं आप देख सकते हैं इसमें बेस में, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, बेस में। इसमें जो गॉबलेट सेल्स होती हैं आप दिखा सकते हैं इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रेस्ट बॉर्डर की बात करते हैं, बेस पे होता है न्यूक्लियस, ब्रेस्ट गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। काइनोसिलिएटेड की बात करते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस पे, ठीक है, काइनोसिलिएटेड। उसके बाद बात करते हैं स्टीरियोसिलिएटेड की, न्यूक्लियस होता है बेस पे, ठीक है। गॉबलेट सेल्स यहाँ भी होती हैं, गॉबलेट सेल्स यहाँ भी होती हैं, ठीक है। यानी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो आपकी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में होंगी, वो चाहे नॉर्मल हो, ब्रेस्ट बॉर्डर हो, काइनोसिलिएटेड हो या स्टीरियोसिलिएटेड हो, ठीक है। आप चित्र बना लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जो आपके नॉर्मल कॉलमनर होते हैं ये आपके पाए जाते हैं ग्लैंड्स ऑफ गट, ग्लैंड्स ऑफ गट, ठीक है। गट का मतलब होता है ये जो आपकी क्या कहते हैं गट होती है, ठीक है, आहार नाल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। जो आहार नाल में जो आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। यानी जो आहार नाल में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें कौन सी होती हैं, नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड नंबर की बात कर सकते हैं गैल ब्लैडर, ठीक है। जो आपकी ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में होते हैं, ठीक है, और गैल ब्लैडर। लिखिए बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे काइनोसिलिएटेड की, ठीक है। तो जो काइनोसिलिएटेड होता है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है। यानी अपर जो ऊपर आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, ट्रैक का मतलब होता है जो पथ होता है रेस्पिरेशन का, जो श्वसन का जो ऊपर वाला ट्रैक होता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रैकिया आ जाती है, श्वास नली आ जाती है या नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं उसमें कौन सी काइनोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, ये और कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो काइनोसिलिएटेड होती है और कहाँ पाई जाती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, ठीक, लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो अब हम जब इसकी बात करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट होगा वो इंटरनल ईयर सॉल्यूशन,
इंटरनल ईयर अर्थात जो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है उसमें क्या पाई जाती है, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, ठीक है। ये जो आपका स्टीरियोसिलेटेड होता है आपकी इंटरनल ईयर अर्थात कॉक्लिया वाले पार्ट में, आप जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं तो ईयर के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जो कॉक्लिया होता है इसका आंतरिक इंटरनल ईयर का एक भाग होता है, कौन सा, कॉक्लिया, ठीक है। तो जो कॉक्लिया होता है उसके क्या कहते हैं, कॉक्लिया में क्या पाया जाता है, स्टीरियोसिलेटेड, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, इपिडिडाइमिस। आप जब स्पर्म का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब स्पर्म का पथ आप ट्रैक क्या कहते हैं पढ़ते हैं तो उसमें आप एक स्थान पढ़ते हैं कि जो होता है इपिडिडाइमस, ठीक है। इपिडिडाइमस के आगे होता है वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंस और इपिडिडाइमस में क्या पाया जाता है, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आप एक और लिख सकते हैं वास डिफरेंस, ठीक बच्चों, जगह नहीं है, इसे आप इसे लिख लीजिए तो मैं यहाँ पे लिखूँ वास डिफरेंस, ठीक बच्चों, आप डाल लीजिए नोट करके। जो आपके सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके 4 भागों में बटे होते हैं, नॉर्मल, ब्रेस्ट बॉर्डर, काइनोसिलेटेड और स्टीरियोसिलेटेड, ठीक है। नॉर्मल में बात की थी कि जो नॉर्मल होती हैं वो आपके जो गट में ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। ब्रेस्ट बॉर्डर होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपका गैल ब्लैडर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो आपके काइनोसिलेटेड होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने बताया जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। जो आपकी श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है, ठीक है, वहाँ क्या पाया जाता है, काइनोसिलेटेड, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। आप देखते हैं कि जब ओवा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, काइनोसिलेटेड पाए जाते हैं, ठीक है, ओवा को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम बात करें स्टीरियोसिलेटेड की, तो जो स्टीरियोसिलेटेड होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो इंटरनल ईयर अर्थात मैंने बताया जो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो इपिडिडाइमस मैंने बताया था, स्पर्म का जब आप ट्रैक पढ़ते हैं या पथ पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि जो इपिडिडाइमस होता है उसमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद जो वास्ट डिफरेंस यानी इपिडिडाइमस के बाद का जो जस्ट इपिडिडाइमस के बाद का, या आप ये कह सकते हैं जिस पार्ट में एपिडिडाइमिस खुलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसिलेटेड। चलो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू के। पहले हमने प्रकार की बात की, जो एपिथेलियल टिश्यू जो थे वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल और कंपाउंड। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की, तो जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसका 4 भागों में किया गया है, कौन कौन सा, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। और जो मैंने बताया था कि जिस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में जब सिलिया लगे होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग मतलब प्रकार जो आपके क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में बात किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो सिंपल स्क्वैमस के बारे में, ठीक है। मैंने बताया था जो सिंपल स्क्वैमस होता है वो आपका, इसे क्या कहते हैं, फ्लैटेड होते हैं और टाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे आप पेवमेंट भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था ये टेसिलेटेड होते हैं। टेसिलेटेड का मैंने बताया था कि इनकी जो मार्जिन्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है।
उसके बाद मैंने एग्जाम्पल की बात की थी, तो मैंने जो सिंपल स्कॉमर्स की बात की थी, तो मैंने इसको आपको सिस्टम वाइज बताया है। जैसे आपका सिक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे बोमेंस कैप्सूल और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने पढ़ा सर्कुलेटरी में इंटरनल लाइनिंग या इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट में और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड में, ठीक है। उसके बाद आप टेस्लेटेड का अलग से पढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस की कि जो सिंपल क्यूबॉइडल थे उसमें क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कॉलमनर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने, ठीक है, अभी जस्ट बात कर रहे हैं ग्लोबुलर एपिथेलियल की। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बच्चों, कल कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर सबसे पहले आपने यही चैप्टर क्यों चालू किया, क्लास 11th का 7th चैप्टर। मैं बता दूं कि जो ये आपका चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर, ये बच्चों आपसे मतलब किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है, इसलिए आप आसानी से, मतलब यदि कोई नया बच्चा भी हो सकता है तो आसानी से बिना किसी टॉपिक को कवर किए हुए मतलब समझ सकता है, आसानी से समझ में आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर जरूर होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसे समझाने का हर तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्लास यदि आपको भी लगता है कि बायो रटने का सब्जेक्ट है तो प्लीज़ एक बार जुड़िए। मेरा प्रयास है कि मैं हर प्रकार से इसे ब्रेन में सेट करवाऊँ और आपको पूरी तरह से हर एक एनसीईआरटी की जो लाइन है, क्योंकि जो आपकी क्लासें होती हैं ये रेगुलर बेसिस पे आपकी एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो आप जैसा भी हो पा रहा है उससे वैसा आप मतलब मैं कर रहा हूँ ब्रेन में सेट करने की, जिसे आप BMS बोलते हैं, आपने ही नाम दिया है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों।